ओके। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना जानते हैं? नहीं। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना सिखाऊंगा, ठीक है? वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने की बहुत ही सिंपल विधि है। वह है ऑफ बाउ सिद्धांत। लेकिन अफबाउ सिद्धांत से सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात नहीं किए जा सकते। सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए आपको जानना होगा, पहला है क्वांटम संख्याएं। दूसरा अफबाउ सिद्धांत। तीसरा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। चौथा है कुंड का नियम। और पांचवा है अर्ध भरा और पूर्ण भरा नील। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भली भांति समझने के लिए इन तथ्यों को समझना जरूरी है। क्वांटम संख्याएं, अफबाउ सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, कुंड का नियम, अर्ध भरा और पूर्ण भरा नियम। आइए हम क्रमशः जानते हैं। पहले जानते हैं क्वांटम संख्याएं, ठीक है? क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं क्या है? क्वांटम संख्याएं क्या है? आइए ध्यान दीजिए। क्वांटम संख्या आपको इसके पहले बताया गया था कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते रहते हैं, ठीक है? लेकिन इलेक्ट्रॉन के ये कक्षा में परिभ्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों के कुछ नेचर होते हैं। जैसे जिस कक्षा में ये परिभ्रमण कर रहा है उस कक्षा का एनर्जी लेवल क्या है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर स्थित है। तीसरा, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास क्या है। चौथा, उपकक्षा का आकार क्या है। इसी प्रकार उपकक्षा की दिशाएं क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो इन सारी चीज़ों की व्याख्या क्वांटम संख्याओं से होती है। क्वांटम संख्या क्या है? तो क्वांटम संख्या संख्याओं का एक सेट, संख्याओं का एक सेट। सेट समझते हैं? मतलब वस्तुओं के संग्रह, है ना? संख्याओं का एक सेट। जो इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति अर्थात इसकी एनर्जी, इसकी स्थिति, इसके विन्यास, उपकक्षा की दिशाएं,
वह उपकक्षा की आकृति आदि की व्याख्या करती है। तो क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं और ये है आपको पहला मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम प्रधान क्वांटम संख्या भी कहते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, अर्थात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। यही कारण है कि क्वांटम संख्याओं को संख्याओं का सेट कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत 4 संख्याएं आती हैं, जैसा यहाँ लिखा गया है, दर्शाया गया है। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा आप देख रहे क्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर। प्रत्येक क्वांटम संख्या के अलग अलग कार्य हैं, ठीक है। हम शुरू करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या से। इसको समझ रहे, कोई दिक्कत किसी को मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, और हमने कहा इसे प्रधान क्वांटम संख्या भी कहा। ये मुख्य क्वांटम संख्या या प्रधान क्वांटम संख्या को मुख्य क्वांटम संख्या को n से सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। n से सूचित किया, ठीक है। प्रधान क्वांटम संख्याओं को किससे सूचित करते हैं? n से। n से। अब देखिए n का मान, वैल्यू ऑफ n के मान से हमें किन किन बातों की सूचनाएं मिलती है। तो पहला तो यह है कि n के मान से हमें कक्षा में परिभ्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का पता चलता है, ठीक है। n के मान से पहला कि कक्षाओं में परिभ्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का पता चलता है।
स्थिति मीन्स क्या स्थिति? स्थिति मीन्स कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर, अर्थात कितनी दूरी पर वह चक्कर काट रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर काटता है उसकी त्रिज्या, रेडियस। ठीक है। तो पहला है कि n के मान से इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, अर्थात इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में परिभ्रमण कर रहे होते हैं उस कक्षा की त्रिज्या का पता चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा, n के मान से इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में परिभ्रमण कर रहे होते हैं उस कक्षा के एनर्जी लेवल का पता चलता है कि उस कक्षा का एनर्जी लेवल क्या है, मतलब उसका ऊर्जा स्तर क्या है। सपोज आपको पिछले कक्षा में यह बताया गया था कि जो कक्षाएं इलेक्ट्रॉन से, नाभिक से जितनी दूर होती है उसका एनर्जी लेवल उतना ही अधिक होता है। सपोज पहली कक्षा की जो त्रिज्या होगी वह क्या होगी? निश्चित रूप से कम होगी। इससे स्पष्ट होता है कि पहली कक्षा का जो एनर्जी लेवल होता है वह सबसे कम होता है। जो बाद वाली कक्षा होगी उसकी त्रिज्या क्या होगी? उससे अधिक होगी। इससे स्पष्ट होता है कि बाद वाली कक्षा का जो एनर्जी लेवल है उससे अधिक होगा। इसी प्रकार क्रमशः तो n के मान से दूसरी बात, इस बात का पता चलता है कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण कर रहे होते हैं उस कक्षा का एनर्जी लेवल मीन्स ऊर्जा स्तर क्या होता है। ठीक है। और तीसरी बात जो है वह यह है कि n के मान से कक्षा के नाम का पता चलता है। n के मान से कक्षा के नाम का पता चलता है। अब जैसे देख लीजिए, अब देखिए, जैसे यह लीजिए n का मान और यहाँ कक्षा के नाम। अब n का मान यदि 1 है तो वह कक्षा कौन सी है? K। अगर n बराबर 1 हो तो आपको पूछे वह कक्षा कौन सी होगी? K। ठीक है ना। और यदि n का मान 2 हो तो कक्षा कौन सी होगी? इसी प्रकार n का मान यदि 3 हो तो कक्षा कौन सी होगी? m। 4 हो तो कौन सी होगी? n। इसी प्रकार समझ गए? किसी को दिक्कत? तुम बताओ। n का मान यदि 3 है तो कौन सी कक्षा होगी? कौन सी कक्षा होगी? n। क्योंकि n का मान 3 है, वह कौन सी कक्षा है? n। समझ गए? कोई दिक्कत? ये था आपको प्रधान क्वांटम संख्या। और प्रधान क्वांटम संख्याओं से किन किन चीज़ों का पता चलता है आप पूछो। ठीक है। अब आइए दूसरा क्या है? दूसरी कौन सी क्वांटम संख्या है? दूसरी है हिगन्सी क्वांटम संख्या। कुछ नहीं है, समझ गए ना? कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि यह बहुत कोई भारी चीज़ है, जटिल चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप समझने के लिए तैयार हो तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। समझे? दिगंशु क्वांटम संख्या इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है? एजी मूथल क्वांटम
आपका क्लास बहुत रोचक होने वाला है। सिर्फ ध्यानपूर्वक आप देखिए, समझिए, और जहाँ कोई दिक्कत हो पूछिए भी कि आप फला जगह हम नहीं समझ पा रहे। ठीक है। दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। इसके द्वारा एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इससे किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है? इससे दिगंशी क्वांटम संख्या से हमें उपकक्षाओं के आकार एवं उसके विन्यास का पता चलता है। उपकक्षाओं के आकार, विन्यास और दिशा का पता चलता है। ठीक है। दिगंशी क्वांटम संख्या से उपकक्षाओं के आकार, विन्यास और दिशा का पता चलता है। ठीक। अब आइए एल का मान। एल का मान। पहली बात देखिए, एल का मान किस पर निर्भर करता है? एल का मान एन पर निर्भर करता है। ठीक। एल का मान एन पर निर्भर करता है। दूसरा कि एल का मान 0 से n-1 तक होता है। एल का मान 0 से n-1 तक होता है। तीसरा है एल के मानों की संख्या एन के मान के बराबर होती है। ठीक है। अब देखिए, अब एल का मान यदि आप ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ज्ञात करेंगे आप। पहला कि एल का मान किस पर निर्भर करता है? एन पर। इसके लिए आपको क्या जानना जरूरी है? एन का मान। एन का मान पता होगा तभी आपको एल का मान ज्ञात हो सकता है। एल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एल का मान बताए थे कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से n-1 तक। ठीक है। एन का मान, जैसे एन का मान लीजिए यहाँ 1, एल का मान क्या होगा? 0 तो हो गए। 0 तो हो गए ना, क्योंकि 0 से कह रहा है। स्टार्ट आपको कहाँ से करना है? 0 से नहीं, इससे 0 तो हो गए। तो 0 से n-1 तक। तो n-1 तो n का वैल्यू क्या है? 1। 1 - 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो 0,0। तो 0 चाहे एक बार लिखो कि 1000 बार लिखो कि या लाख बार लिखो, 0 ही होता है। इसलिए लाखों 0 हो तो वो 0 के बराबर होता है। इसलिए 0,0 मतलब क्या? 0 नहीं। इसलिए n का मान 1, तो l का मान क्या होगा? 0।
है ना। n का मान 1 के लिए l का मान क्या होता है 0, ठीक है। अब n का मान क्या लेना है 2, तो आप ही बताइए क्या होगा l का मान। 0 तो होगा ही, 0 तो होना ही है, 0 0 के बाद क्या होगा और n कितना दिया हुआ 2 ना, तो में एक गया कितना बचा 1, तो क्या हो गया 0 1, ठीक है। अब तीसरा, अब n का मान 3 लीजिए, तो n का मान 3 लेने पर l का मान क्या प्राप्त होगा बोलिए 0 होगा और 3 में गया ये कितना बचा 3, 0 और 3 होगा 2, 3 में गया 2, ये कितना बचा 2, क्या होगा 0 2 होगा जी नहीं, वहाँ कह रहा है कि 0 से, तो से के लिए आप 2 तक पहुँचिएगा तो डायरेक्ट पहुँच जाएगा कि बीच में कोई संख्या है एक है ना, तो फिर क्या होगा 1 भी होगा, समझ गया ना 1 भी होगा। इसलिए n के तीसरे मान के लिए l का मान क्या होगा 0 1 और 2 होगा, ठीक है। और l का मान यदि 4 हो तो l का मान क्या होगा क्या होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा और 3 होगा, समझ गए। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। आइए दूसरी बात हमने यह कही थी, यह बताया था कि l के मानों की संख्या, l के मानों की संख्या n के मान के बराबर होती है, ठीक है। l के मानों की संख्या n के मान के बराबर होती है। अब यहाँ लिखिए l के मानों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर n का मान कितना है 1, तो l के कितने मान प्राप्त हुए हैं 1, मात्र 0 1 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है 1 मान प्राप्त हुआ है, यह तो l का मान है, मानों की संख्या कितनी 1, तो n का मान 1, तो l के कितने मान प्राप्त हुए हैं 1। अब n का मान क्या है कितना है यहाँ l के कितने मान प्राप्त हुए देख रहे हैं ना 0 2 हुआ। अब देखिए n का मान यहाँ कितना है यहाँ l के कितने मान प्राप्त हुए 0 1 2 मतलब 3 हो गया, ठीक है। अब l का मान यहाँ कितना है 4, तो l के कितने मान प्राप्त हुए 1 2 यानी 0 1 2 3 यानी कुल मिला के कितने हो गए 4। इसलिए हमने कहा था कि l के मानों की संख्या n के मानों के बराबर होता है। n का मान 1, इसका मतलब l के मानों की संख्या क्या होगी 1। अगर n का मान 2 तो l के मानों की संख्या भी 2, l का मान 3 तो l के मानों की संख्या भी क्या 3, n का मान 4 तो l के मानों की भी संख्या कितनी हो गई 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब देखिए इससे आगे, अब ये जो l के मान हैं, l का मान उपकक्षों को बतलाता है। l का मान किसको बतलाता है यानी l का मान उपकक्ष को निरूपित करता है। l का मान जो है वो उपकक्ष को निरूपित करता है। जैसे l का मान लीजिए और यहाँ उपकक्ष मतलब सब ऑर्बिट या सबसेल जिसको बोलते हैं आप कहते हैं, ठीक है। तो l का पहला मान क्या था 0, l का मान 0, यह किस उपकक्ष को डिनोट करता है s। l का मान यदि 0 हो यह किस उपकक्ष को डिनोट करता है s को। l का मान अगर 1 हो यह किसको डिनोट करता है p को। और l का मान
अगर 2 हो तो यह D को डिनोट करता है, और L का मान यदि 3 हो तो यह F को डिनोट करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए क्वांटम थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे चल कर के ये क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के लिए क्वांटम थ्योरी पढ़ना जरूरी था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? L का मान 0, वह किसको डिनोट करता है? उपकक्ष S को। अगर 1 हो तो वह किसको डिनोट करता है? P को। 2 हो तो किसको डिनोट करता है? D को। और 3 हो तो किसको डिनोट करता है? F को। ठीक है, आपको पिछली कक्षा में हमने बतलाया होगा कि किसी कक्षा में उपकक्षों की कितनी संख्या होती है। आइए देखिए, यहाँ पर वह चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि n का मान मालूम हो, n का मान तो n का मान क्या? ये किसको डिनोट करता है भाई? कक्षा को। ठीक है, तो n के मान से आप l का मान ज्ञात कर लीजिए, और l के मान से आपको यह पता चल जाएगा कि किस कक्षा में कितने उपकक्ष। ठीक है, अब देखिए, तो n का मान, l का मान, और सेल में सब सेलों की संख्या, सब सेलों की संख्या। ठीक है, बहुत इजी है, कोई खास नहीं है। अब n का मान आप लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, तो l का मान क्या होगा आपको बताया गया? 0। और 0 किसको डिनोट करता है भाई? S को। किसको डिनोट करता है? S को। इसलिए पहली कक्षा K में उपकक्षों की संख्या कितनी होती है? A, केवल S। ठीक, अब आइए दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा मतलब L का मान 2, तो कक्षा क्या हो गया? L। तो n के मान 2 के लिए L का मान क्या होगा? 0 और 1। 0 किसको डिनोट करता है? S को। 1 किसको डिनोट करता है? P को। अब देखिए, सेल में कितने सब सेल हो गए? 2। यानी कक्षा L में कितने सेल्स हो गए? सब सेल हो गए 2। पहले भी आपको बता दिया गया कि पहली कक्षा में एक सब सेल होता है S, दूसरी कक्षा में 2 सब सेल होता है SP, और यहाँ भी क्लियर हो रहा है, देख रहे हैं ना? इसलिए क्वांटम सिद्धांत पढ़ना जरूरी है, बहुत मस्ट है। अब n बराबर कितना लीजिएगा आप? 3 मतलब कौन सी कक्षा? m। तो L का कौन कौन सा मान? 0, 1 और 2। 0 किसको डिनोट करता है? 1 P और 2 D। कितने सब सेल हो गए? इसलिए कक्षा 3 में कितने सब सेल होते हैं? 3। कौन कौन? S, P, T। अब आइए L का मान लीजिए 4, तो क्या हो गया? M। यहाँ L का मान कौन कौन सा प्राप्त हो गया? 0, 1, 2 और 3। 0 किसको डिनोट करता है? 1 किसको करता है? P को। 2 किसको डिनोट करता है? D को। और 3 किसको डिनोट करता है? F को। कितने हो गए? 4 हो गए। तो इस प्रकार एजीमुथल क्वांटम नंबर से, दिगांशी क्वांटम संख्या से किस कक्षा में कितने सबसेल हैं और कौन कौन सबसेल हैं इसका पता चल जाता है। ठीक है, अब आज यहीं तक। अब जो है आपको पार्ट 2 में चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।